जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी लास्ट क्लास में हम लोग 167 सीआरपीसी पढ़ रहे थे और 167 का पार्ट 1 सब सेक्शन 1 हम लोगों ने देख लिया था। एम आई राइट? जी सर। क्या कहता है 167 एक? 167 एक क्या कहता है? कल्पना आप बताइए। सर इसमें ये कहा है जब 24 घंटे के अंदर अंदर जब अन्वेषण पूरा ना किया जा सके। आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा माइक के पास बोलिए। जी ये कह रहा प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 57 धारा 57 जो बात करती है, धारा 57 ये कहती है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में निरुद्ध नहीं रख सकती। और यदि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी करके और वो चार्जशीट दाखिल कर दे कोर्ट में, साथ में मुलजिम को भी पेश कर दे। और यदि वो 24 घंटे के अंदर नहीं पूरी हो पा रही है तब 167 की प्रक्रिया पिक्चर में आती है। क्लियर है नु? यस सर। जी तो देखते हैं, चलिए 167 एक भी दोबारा देख लेते हैं। लास्ट क्लास अब ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये कह रहा है कि whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57, 57 ने फिक्स्ड किया है कि 24 घंटे में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और नहीं 24 घंटे में कर पा रहे हैं तो फिर 167 में आइए। और 24 घंटे में किसी इन्वेस्टिगेशन को पूरी करना ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति कह सकते हैं आप इसे। अतिशयोक्ति बढ़ा के भी हो सकता है और घटा के भी हो सकता है। ये कह रहा है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें, नहीं संभव है। कोई पीटी ऑफेंस हो शायद उसमें हो जाए, लेकिन यहाँ स्थिति दीगर है। और कह रहा है एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन ऑफ और इंफॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such magistrate. तो ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वो अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि में 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इतला दृढ़ आधार पर है, ठीक है, तब पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतम पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ये 167 एक कह रहा है। क्लियर है भाई? अब 167 दो बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। 167 दो ये कह रहा द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary
he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. ठीक, तो 167(2) कह रहा है कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के दिन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो। क्या समझे? तो जो मजिस्ट्रेट है जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो ये जरूरी नहीं है कि उस मजिस्ट्रेट को उसकी सुनवाई का अधिकार ही हो, यानी कि वो अधिकारिता रखता हो। अधिकारिता रखना 167(2) की शर्त नहीं है। क्या समझे सदप? जी सर। सर यही है 24 आवर्स के में आपको जो भी एनी मजिस्ट्रेट, भले ही उनका जुरिडिक्शन आपके पास है या नहीं है, आपको उनके सामने उसको पेश करना ही करना है। अगर आप कस्टडी लेनी है मतलब दे सकते हैं वो। ठीक, तो जैसे सर रिमांड वगैरह लेते हैं। हाँ, रिमांड वगैरह लेते हैं, बिल्कुल। तो ये 167(2) की जो लैंग्वेज है उसे समझते हैं। वो कह रहा है वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उसे मामले की विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे। एनो ये जो बात आई है, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, अभिरक्षा के विषय में है। तो अभिरक्षा कौन कौन सी अभिरक्षा होती हैं? कितने प्रकार की अभिरक्षा होती है? जुडिशियल सर, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। और अगर आप रिमांड की बात करें तो ट्रांजिट रिमांड है। हाँ वही तो, ये रिमांड की तो बात हो रही है। ये है उसमें। जी सर, 3 है सर। हाँ, कौन कौन से रिमांड बताए कल्पना सदप ने? सर एक मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में और दूसरा पुलिस की अभिरक्षा में। देखिए, एक बोला जाता है JCR जुडिशियल कस्टडी रिमांड, एक बोला जाता है PCR पुलिस कस्टडी रिमांड, ठीक है। और एक तीसरा रिमांड है TR ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड उस व्यवस्था को बोला जाता है, मान लीजिए सहारनपुर के सदर बाज़ार थाने के विषय में कोई अभियुक्त है और उसको सपोज कीजिए दिल्ली में अरेस्ट किया जाता है। तो दिल्ली में यदि अरेस्ट किया जाता है तो फिर आपको उसे वहाँ नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा जहाँ गिरफ्तारी हुई है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उस मजिस्ट्रेट को समक्ष प्रस्तुत करके उसे वहाँ से सहारनपुर तक लाने का रिमांड वो मजिस्ट्रेट अलाउ करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिट रिमांड, ठीक है एनु? जी सर। हाँ, और जैसी वह ठीक समझेगा मतलब है कि वो पुलिस कस्टडी रिमांड वाली कोई अवस्था होगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड भी दे सकता है, और जुडिशियल कस्टडी रिमांड की अवस्था होगी तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड दे सकता है, और इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक ना होगी। तो एक टाइम में मैक्सिमम जो है 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया जाएगा, ठीक। तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरोध रखना उसके विचार में आवश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। तो ये जो भिजवाने का आदेश है ये ट्रांजिट रिमांड है। समझ आया भाई? ट्रांजिट रिमांड की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? ट्रांजिट रिमांड की आवश्यकता वहीं तो पड़ेगी जहां उसे अधिकारिता नहीं है सुनवाई की। मान लीजिए सदर बाजार थाने में के क्षेत्राधिकार में अरेस्टिंग हुई और उसी से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर ट्रांजिट रिमांड का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता वहाँ पे। क्यों?
सर ये ट्रांजिट रिमांड ये उसके लिए नहीं है जैसे एक जिले से दूसरे के लिए, या फिर थाने के अकॉर्डिंग ही हो रखा है? मैं वही तो बताया हूँ कि अगर कोई बाहर अरेस्टिंग होती है, क्षेत्राधिकार से बाहर अरेस्टिंग होती है, तो वहाँ से जी सर। यथास्थान लाने के लिए जो यात्रा के दौरान का रिमांड है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट रिमांड। क्या समझे? सर मतलब यस ये मतलब आप कह रहे हैं ना कि सदर थाने का वो है और मतलब जुरिडिक्शन उसको सदर थाने का है, वो चले जाते हैं किसी कुतुबशहर थाना या किसी और थाने में। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है क्या ये? अरे यहाँ कि अगर ये मुजफ्फरनगर में पकड़े गए हैं और सहारनपुर को जुरिडिक्शन है, जिले में ट्रांजिट रिमांड की आवश्यकता नहीं है। जिले में तो उठा लाएंगे, वो उठा के कंसर्न मजिस्ट्रेट को पेश कर देंगे। ठीक ठीक, हाँ यही डाउट क्लियर करना है भाई, ट्रांजिट रिमांड की आवश्यकता तो वहाँ पड़ती है। मान लीजिए आपका कोई मुलजिम मुंबई से गिरफ्तार हुआ, जी तो मुंबई से सहारनपुर लाने की अवधि का जो रिमांड है वो वहीं का मजिस्ट्रेट अलाउ कर देगा उसे, जी सर, है ना। अब इसकी प्रोविज़ो देखते हैं। 167 का सबसेक्शन 2 का प्रोविज़ो कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, ए द मजिस्ट्रेट मे ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding। ये कह रहा मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरे के अधीन अभिरक्षा में निरोध। ठीक है, क्या समझा? तो जो सबसेक्शन 2 है, 2 का जो 2 की जो उपधारा कै बोल रही है, ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए। तो देखिए, एक टाइम में 15 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता। और फिर वो कह रहा है कि यदि 15 दिन के बाद भी और आवश्यकता है उसका रिमांड बढ़ाने की, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा कौन सा रिमांड बचा? जुडिशियल कस्टडी रिमांड, JCR बचा। तो इसका मतलब ये है कि उपधारा 2 का जो पार्ट कै है वो ये कह रहा है कि पहले 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाएगा, और 15 दिन के बाद यदि रिमांड बढ़ाया जा रहा है तो पुलिस अभिरक्षा के बजाय केवल JCR दिया जाएगा, PCR नहीं दिया जाएगा। ये कानून कह रहा है यहाँ पर। हालांकि अभी पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ आया था, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बहुत आवश्यकता हो और कुछ ऐसी फाइंडिंग्स करनी हो एक्यूज से कि भाई केस को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़रूरी हों, तो पहले 15 दिन के बाद भी पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जा सकता है। तो वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस वाली कहानी है। नॉर्मल जो कानून कह रहा है, कानून यही कह रहा है कि पहले 15 दिन में तो वो जैसी चाहे वैसी कस्टडी दे दे, ठीक है, और 15 दिन के बाद पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, यानी कि 15 दिन के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मजिस्ट्रेट सामान्यतः नहीं देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जी, अब आगे इसका जो अगला हिस्सा है वो कह रहा है 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of not less than 10 years। तो ये कह रहा है कि 90 दिन से अधिक की अभिरक्षा नहीं दी जाएगी। किन मामलों में? उन मामलों में जिनमें जो सज़ा है
सजा का मापमान कितना है? कह रहा कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय हो। तो यानी कि मिनिमम 10 ईयर्स, 10 वर्ष कम से कम सज़ा होनी चाहिए, उससे कम ना हो, और ऊपर जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा हो या जो भी हो आगे, ठीक, मृत्यु, आजीवन कारावास और मिनिमम 10 ईयर्स। तो वैसी अवस्था में 90 दिन से अधिक की जुडिशियल कस्टडी रिमांड मैजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है अमित? जी सर। और इसका जुडिशियल रिमांड की बात चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, 167 2 के हम हिस्से पढ़ रहे हैं, 2 के पार्ट पढ़ रहे हैं आगे। और 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस। तो एनी अदर ऑफेंस का मतलब है कि 10 वर्ष से नीचे वाले जितने भी सजा वाले मामले हैं वहाँ 60 दिन से अधिक का JCR अलाउ नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। इज दैट क्लियर? और फिर ये जुडिशियल कस्टडी में जा करके तो सीधा डायरेक्ट इनको जेल में भेजा जाता है, मतलब हाँ हाँ, पुलिस वगैरह कोई इनको टॉर्चर वगैरह नहीं करेगी? हाँ JCR में तो वो वहाँ जेल भेजा जाता है, जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। जी। और कह रहा है एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 days और 60 days एज द केस में बी the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provisions of chapter number 33 for the purposes of that chapter. थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था भैया, वेलकम बैक। जी हम कहाँ थे? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस, सेकंड क्लोज, ये के सेकंड क्लोज पे। जी। तो ये कह रहा है 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस। तो 2 यहाँ वर्गीकरण कर दिए गए। एक वर्गीकरण तो ये है कि जो 10 वर्ष से ऊपर की सज़ा के मामले हैं उसमें आजीवन कारावास और मृत्यु तक के मामले आ जाते हैं। उन सारों के विषय में तो 90 दिन की अवधि है। एक मिथक यहाँ पर है, उस मिथक को भी आप सही कर लीजिए अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं। या तो ये एक मिथक बना हुआ है कि 90 दिन चार्जशीट फाइल करने की अवधि है पुलिस के पास, कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। वो केवल उस अवस्था में है यदि एक्यूज जो है वो कस्टडी में है, तो तब ये 90 दिन और 60 दिन वाली बात आती है। यदि इससे पहले ही 90 और 60 दिन से पहले ही किसी एक्यूज को बेल मिल जाती है ऑनरेबल कोर्ट से, तो बेल मिल जाने के बाद फिर 90 दिन और 60 दिन की कोई बाध्यता पुलिस के ऊपर चार्जशीट फाइल करने की नहीं होती है। क्लियर है? यस जी सर। हाँ, ये बाध्यता वरना सर बना हुआ तो यही माहौल है कि 90 दिन में चार्जशीट आ जाएगी, 60 दिन में चार्जशीट आ जाएगी, यही माहौल बना हुआ है। ये मान्यता, ये सामान्यता आमतौर पे यही सुनने में आता है जी। हाँ, तो ये आमतौर की मिथक है, इस मिथक को दिमाग से निकाल दीजिए। 2 अवस्थाएं हैं। यदि अभियुक्त कस्टडी में है, अभियुक्त की बेल नहीं हुई है, तब 90 दिन के अंदर अंदर उसको चार्जशीट फाइल करने की बाध्यता है। यदि 90 दिन में पुलिस उस अवस्था में नहीं फाइल करती है चार्जशीट, तो 91वें दिन जो है उसको जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नॉन बेलेबल सेक्शन में वो अंदर है तो उसको ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाता है जैसे कि वो बेलेबल सेक्शन की बेल मांग रहा हो। क्योंकि यहाँ देखो, अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन, तो इंग्लिश वर्जन में क्या कहा है
कि एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 days और 60 days एज द केस में बी द एक्यूज पर्सन सेल बी रिलीज्ड। तो सेल बी रिलीज का मतलब क्या है कि कोर्ट के लिए मैंडेटरी है उसे छोड़ना यदि 90 दिन और 60 दिन का समय एक्सपायर हो गया हो और उसके बावजूद भी आरोप पत्र ना कोर्ट के सामने आया हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसको डिफॉल्ट बेलेबल ऑफेंस में, हाँ जी, बेलेबल ऑफेंस में ना सर ये कंडीशन होगी ना? अरे नहीं, बेलेबल ऑफेंस में तो जेल, नॉन बेलेबल में, बेलेबल में तो डिफॉल्ट बेल है। हाँ, लेकिन अच्छा। इसमें कंडीशन शायद मुझे लग रहा है और ये भी है कि हमारी बेल 60 डेज या 90 डेज के बाद फाइल होनी चाहिए। अगर उससे पहले हमने बेल फाइल कर दिए तो तब भी एक क्या ग्राउंड है? मतलब कि बेल आप भाई जब आपका राइट उत्पन्न हो जाएगा तभी तो एप्लीकेशन लगाओगे, आप पहले से थोड़ा लगा दोगे। नहीं हाँ। अगर हमने बेल डाल रखी है हाँ और चार्जशीट आई नहीं है हाँ और 90 डेज पूरे हो गए, हाँ। बेल हमारी अभी डिस्पोजल नहीं हुई है, हाँ हाँ, तो उसमें हम अलग से ग्राउंड पे नहीं ले सकते। नहीं ये ग्राउंड तो अपने आप स्टैंड हो जाएगा। 167(2) का ग्राउंड तो अपने आप स्टैंड हो जाएगा, भले ही आपकी बेल पेंडिंग हो। देखो वो बेल तो आपकी नॉन बेलेबल ऑफेंस में कहाँ पड़ी होगी? मान लीजिए जिला जज साहब के यहाँ पड़ी हुई है, सपोज कीजिए, या हाई कोर्ट पड़ी हुई है जी। और यहाँ 90 दिन गुजर गए, तो ये बेल तो आप मजिस्ट्रेट से मांग लोगे। अच्छा सर, क्यों अमित? कहने में खुद ही राइट हो जाएगा। ये तो राइट, आपका राइट 91वें दिन उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न हो जाएगा जी। हाँ, ठीक। ये दोबारा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। 90 दिन और 60 दिन का जो पीरियड बताया है वो कह रहा है कि और यथा स्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसको जो है जमानत के लिए ऑफर करना पड़ेगा आगे कि मैं जमानत देने को तैयार हूँ। कोर्ट सो मोटो बेल नहीं देगी उसको। ठीक है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया समझा जाएगा। तो छोड़ा यहाँ से जाएगा, लेकिन ऐसा माना जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि उसको कहाँ से छोड़ा गया है? अध्याय 33 का जो चैप्टर है, हाँ 33 जो जमानत से संबंधित अध्याय है। और एक बात और है कि अगर आप मान लीजिए 90 दिन गुजर गए, आपने आवेदन किया नहीं बेल का, 91 दिन हो गए, 92 दिन हो गए या 91 दिन ही आप मान लीजिए, आपके आवेदन करने से पूर्व अगर 91 दिन भी चार्जशीट आ गई तो आपकी डिफ़ॉल्ट बेल का राइट ख़त्म। क्या समझे? यानी सर वो अगर 90 दिन के बाद चार्जशीट आई है और उसमें वो अक्यूज जो है वो इंक्लूड है, मतलब फुल्ली इंक्लूड है, तो फिर वो राइट हमारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको अवसर को तात्कालिक अवस्था में भुना लेना चाहिए। ठीक। जैसे ही 90 दिन का समय पूरा हो, 91वें दिन आप बेल लेके खड़े हो जाएं, अपनी जमानती लेके खड़े हो जाएं, साहब आदेश करो इस पर। लेकिन इतना हालात ख़राब हैं कि अगर कई मामले ऐसे हुए हैं, हमारे खुद एक मैटर में क्या हुआ, 91वें दिन हम लेके बेल खड़े हुए, मजिस्ट्रेट साहब ने जो है पैरोकार को डंडा लगाया कि साले चार्जशीट दाखिल कर फटाफट ला के इसमें 4 बजे तक ले आओ 5 बजे तक उन्हें अंदर भेज दे क्या? वो तो ऑलरेडी जेल में ही है। नहीं, और अच्छी तरह से कि जाओ भाई चार्जशीट आ गई। हाँ तो वो तो मतलब वो तो जेल में है ही जी। अब इसका पार्ट बी देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम
and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को उसके समक्ष प्रथम बार सशरीर तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक समय पर जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में बना रहता है पेश नहीं किया जाता है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त की या तो सशरीर या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में अग्रतर निरोध को बढ़ा सकेगा। तो आप देखते होंगे कि 14वें दिन 15 दिन का चूँकि इसमें मैक्सिमम टाइम है तो 15 दिन ना हो के 14 दिन की तारीख लगाई जाती है नॉर्मली, और 14वें दिन फिर वो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, फिर उसका फर्दर रिमांड बढ़ाया जाता है। और वो पुलिस कस्टडी के बारे में भी ये कह रहा है कि पुलिस कस्टडी रिमांड में तभी देगा जब उसके समक्ष सशरीर उसको पेश कर दिया जाएगा। क्या समझे? यस सर, यानी 24 आवर्स से। हाँ, और उसकी आगे की जो अवधि बढ़ाई जाएगी उस अवधि को बढ़ाए जाने के लिए या तो उसके सामने उसे इन पर्सन पेश किया जाएगा या फिर आजकल वीडियो के माध्यम से भी पेशी हो जाती है। ठीक है ना? न्यायालय के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर है, हाँ, उनको ना लेके आए पकड़ना, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। मान लीजिए कई मामलों में ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारी कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं कि पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं रहता। मान लीजिए इलेक्शन वगैरह में पुलिस की ड्यूटी लग जाती है और पुलिस बल पर्याप्त नहीं है हवालात लेके आने के लिए, तो उस अवस्था में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो जाती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो एक्यूज इतना हार्डकोर क्रिमिनल है कि उसको बाहर लेके आना जो है रिस्की है बहुत ज़्यादा, तो तब ऐसी अवस्था में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी हो जाती है। ठीक है। और इसका सी पार्ट कह रहा है कि नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। और ये कह रहा है क्योंकि सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट होगा वो केवल तभी पुलिस कस्टडी रिमांड दे पाएगा यदि उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली इस संबंध में इस निमित्त एम्पावर्ड किया गया हो। ठीक है। तो सर ये स्टार्टिंग के 15 दिन की रिमांड भी नहीं दे सकते? कौन? जेएम सेकंड सर। अरे जेएम सेकंड से मतलब नहीं है, जेएम सेकंड क्लास की बात हो रही है। अच्छा, क्लास। हाँ, जेएम सेकंड जेएम ये थर्ड नेगेटिव फॉर्म में है। हाँ। नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया है कि अगर सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है उसको हाई कोर्ट द्वारा पावर दे दी गई है तो वो सुन सकता, अदरवाइज नहीं सुन सकता। बिल्कुल, मतलब वो पुलिस कस्टडी रिमांड तभी देगा जब हाई कोर्ट के द्वारा उसको एम्पावर्ड किया गया हो इस निमित्त। सामान्य रिमांड तो दे देगा वो, पुलिस जेसीआर तो दे देगा, लेकिन पीसीआर देने के लिए जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा यदि एम्पावर्ड किया गया है तो तभी दे पाएगा। ठीक है। अब इसके स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण देख लीजिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इसका कह रहा है फॉर द एविडेंस ऑफ डाउट्स it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। तो इस शंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण 1 इसमें जोड़ा गया है, और स्पष्टीकरण 1 जो है 1978 में जोड़ा गया था, और ये कहा गया था कि वो जो डिफ़ॉल्ट बेल हमने बताई है 90 दिन और 60 दिन वाली, ये कह रहा है कि जब तक अभियुक्त जो है वो जमानत ना दे दे आके, तब तक उसको आगे डिटेन किया जा सकता है 90 और 60 दिन के बाद। क्या समझे? ये कह रहा है शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा 1 में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है। तो जमानत देने का प्रस्ताव अभियुक्त की तरफ से आना चाहिए
60 दिन और 90 दिन की अवधि के समाप्ति के बाद। यदि वो नहीं विजिलेंट है, नहीं सतर्क है, नहीं उसको ध्यान है कि तेरे 90 दिन पूरे हो चुके हैं और आराम से फरमा रहा है आराम जेल में, तो कोर्ट उसको खुद बेल ग्रांट नहीं करेगी। डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एक्यूज को अपनी तरफ से बेल प्रस्तुत करने का प्रपोजल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी डिफ़ॉल्ट बेल उसको ग्रांट की जाएगी। क्या समझे सदब? और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का, हाँ, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एन एक्यूज पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज बी, द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड by his signature on the order authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be। और इसका जो स्पष्टीकरण 2 है वो ये बता रहा है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति को खंड 6 के अधीन अपेक्षित रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी की निरोध प्राधिकृत करने के आदेश पर उसके हस्ताक्षर द्वारा या यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति को पेश किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए गए आदेश द्वारा साबित किया जा सकेगा। भाई अगर कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में वो व्यक्ति सामने लाया गया था पेशी के लिए, तो उसके लिए क्या सबूत होगा? भाई उसके साइन कराते हैं ना ऑर्डर शीट पे, एक्यूज व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे ऑर्डर शीट पे। उस सिग्नेचर से साबित होगा कि क्या वो यहाँ पेश हुआ था या नहीं हुआ था। और यदि वो वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश हुआ था तो इस बाबत जो है वो मजिस्ट्रेट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ ये व्यक्ति सच एंड सच जो है इस टाइम इस लिंक के माध्यम से मेरे समक्ष जो है वीडियो लिंक के माध्यम से मेरे से जुड़ा। वो उसका प्रमाणित जो उसका प्रमाण पत्र है वो इस बात का सबूत है कि उसकी वीडियो लिंकेज के माध्यम से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी हुई। इज दैट क्लियर? अब आगे कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए वुमेन अंडर 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution। और ये कह रहा है कि यह कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के मामले में निरोध को प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में किए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। तो 18 वर्ष से कम आयु की यदि कोई स्त्री है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको कहाँ भेजा जाएगा? कोई स्त्रियों से संबंधित रिमांड होम, नारी निकेतन, इस टाइप के कोई संस्थान होंगे और कोई सरकारी मान्यता प्राप्त इस प्रकार का कोई सामाजिक संस्था होगी तो वो उसकी कस्टडी में भेजी जाएगी, ना कि जेल भेजी जाएगी। इज दैट क्लियर? और आगे कह रहा है 2A इसका कह रहा है, ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सबसेक्शन 2 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन if he is not below the rank of a sub-inspector may, where a judicial magistrate is not available, transit to the nearest executive magistrate on whom his powers of judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred, a copy of the entry in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate may, and thereupon such executive magistrate for reasons to be recorded in writing authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate, and on the expiry of the period of detention so authorized the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by an executive magistrate under this subsection shall be taken into account in computing the period specified in paragraph A of the proviso to subsection 2।
तो इसकी एक 2 कै इसमें जोड़ा हुआ है और 2 कै ये कह रहा है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यदि उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो। देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस अवस्था के लिए उपधारा 2 कै है इसकी। तो ये कह रहा है कि वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेशी हो सकती है, उस बारे में बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई है, ठीक है, इसमें इसके पश्चात विहित डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे तो ये भी निरोध कर सकता है, ये भी डिटेंशन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक की नहीं होगी। तो वहाँ कितनी पावर थी? जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहाँ 15 दिन की पावर है, हाँ, और इसको 7 दिन की पावर है, ठीक है। तो जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक की अवधि की ना हो और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है, और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा 2 के परंतु के पैरा कै में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी। तो ये 7 दिन भी जोड़े जाएंगे उस 90 दिन और 60 दिन की अवधि में। ये नहीं है कि भाई ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा 7 दिन दिए गए थे तो एक्स्ट्रा मिल गए, इनकी गणना उसमें की जाएगी। और 7 दिन के आगे 7 दिन की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कस्टडी रिमांड दिया गया था, यदि उसके आगे सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो 7 दिन के बाद उसे बेल पे रिहा कर दिया जाएगा उस अभियुक्त व्यक्ति को, यदि आगे फर्दर उसमें उसकी वृद्धि नहीं कराई जाती है। आगे कह रहा है प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड aforesaid the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of the case together with a copy of the entries in diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case may be। और ये कह रहा है कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने सामने जो उसके सामने जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे वो अभिलेख जो है वो समस्त अभिलेख कहाँ भेज देगा, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा उन्हें। भाई जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे 7 दिन की डिटेंशन बढ़वाने के लिए, तो वो कागज़ तो उसके कब्जे में रहेंगे ना, वो उसको वापस भेज देगा कहाँ, सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है। और इसकी उपधारा 3 कह रही है कि आ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस सेल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। और कह रहा कि इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। आपने देखा होगा कि पीसीआर जब मांगी जाती है तो बाकायदा वहाँ उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं और मजिस्ट्रेट जो है वो सुनता है कि पीसीआर देने लायक अवस्था है कि नहीं है। यदि वो पीसीआर को ग्रांट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट महोदय तो वो अपनी रीजनिंग लिखेंगे कि इस कारण से पीसीआर दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। मान लीजिए उससे कोई रिकवरी के लिए पुलिस कह रही है कि सर इससे कोई आला कत्ल बरामद करना है, कोई इसने चोरी का सामान कहीं छिपा रखा है वो बरामद करना है, तो वो रीजनिंग मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे। और नंबर 4 कह रहा है कि एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद द रीजन फॉर मेकिंग इट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो नंबर 4 कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा भिन्न कोई जितने मजिस्ट्रेट हैं वो अगर पीसीआर ग्रांट कर रहे हैं तो उस ग्रांट की जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर की कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को भेजेंगे, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कर रहे हैं तो वो तो अपने आप को क्या भेजें कॉपी, वो तो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन जो उनके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट हैं यदि वो पीसीआर का आदेश कर रहे हैं
तो उसकी प्रतिलिपि जो है अपने आदेश की, जो कारणों सहित आदेश किया है, उसकी एक कॉपी कहाँ भेजेंगे? CGM साहब को भेजेंगे या CMM साहब को भेजेंगे, जो भी अवस्था हो। उपधारा 5 कह रही है 167 की, ये कह रहा है इफ़ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज ए समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for special reasons and in the interest of the justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। और उपधारा 5 कह रही है 167(2) की कि यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 माह की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। क्या समझे? समन केस वाले मामले में यदि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 6 माह तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही है तो मजिस्ट्रेट वैसी इन्वेस्टिगेशन को 167 की धारा 5 में रोकने का आदेश कर सकते हैं। और यदि कोई IO आके मजिस्ट्रेट का ये समाधान कर दे कि सर विशेष कारणों की वजह से 6 माह के अंतर्गत ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती है तो इस 6 माह से आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे यहाँ आके समय की वृद्धि करानी पड़ेगी। ठीक है। और धारा 6 कह रही है कि वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 द सेशन जज मे इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस ought to be made vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify। तो इसकी जो उपधारा 6 है वो कह रही है कि यदि उपधारा 5 में इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उसको चैलेंज कहाँ किया जाएगा? सेशन जज साहब के यहाँ। और यदि वहाँ सेशन जज के द्वारा चैलेंज करने पर तो सेशन जज चाहे तो उस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ाने का आदेश कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी। तो ये आपकी सेक्शन 167 CRPC को हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको इसके सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक